अगर दोस्तों आगे चलने से बड़ी खबर के सबसे बड़ी ट्रेन आपको बताएंगे। दोस्तों एक राज्य की राजधानी में हुए जबरदस्त तरीके के घमासान में जनता के समर्थन से जीत कर आए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को 5 को गायब कर दिया गया। दोस्तों इसके बाद मामला पहुंच गया सीधा हाईकोर्ट। बताएंगे कैसे बीजेपी को जहां मुख्यमंत्री रहते हैं दोस्तों वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने दिया है जोरदार तरीके का शिकस्त। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जहां पर गुजरात को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने में सफल हो गई है कांग्रेस पार्टी। बताएंगे 5 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ है जबरदस्त तरीके का आंदोलन शुरू। दोस्तों इसी के साथ में बीजेपी के मंत्री का काफिला रोककर किया गया जोरदार तरीके का विरोध। बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट। और वोट चोरी का आरोप लगाकर पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने निकाला कैंडल मार्च। बताएंगे किस तरीके का रहा पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने जैसे ही खोला गया ईवीएम दोस्तों माथा चकराते हुए ऐसा नतीजा सामने आ गया कि अब देश में ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ की मांग और तेज हो गई है। बताएंगे क्या है सिलसिलेवार तरीके से पूरी अपडेट दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरीके। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के लोगों का विश्वास अब ईवीएम पर नहीं बल्कि बैलेट पेपर पर है और लोग ईवीएम बदलकर बैलेट पेपर लाने की मांग करते हैं, पूरे देश में बैलेट पेपर की मांग की जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में वी वांट बैलेट पेपर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। बैलेट लाओ देश बचाओ। इसी के साथ में चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग न्यूज अपडेट दोस्तों जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से वापसी कर रही है दोस्तों। बद्रीनाथ से लेकर मंगलोर उपचुनाव जीतकर कांग्रेस पार्टी ने राज्य में जबरदस्त तरीके का दबदबा दिखाया है दोस्तों। राहुल गांधी के इशारों पर काम करने वाले प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी को जमीनी स्तर से लेकर हर मजबूत कर दिया है दोस्तों। बीते दिन जिला अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हो रहे थे दोस्तों। ऐसे में पूरे प्रदेश भर के अंदर जबरदस्त तरीके का घमासान था, लेकिन एक खबर सामने आती है नैनीताल से दोस्तों जहां पर जिला पंचायत के अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दिन कथित अपहरण और फायरिंग और झड़प का मामला सामने आया है दोस्तों। आपको बता दें कि वोट देने के लिए जा रहे कांग्रेस पार्टी के कम से कम 5 जिला पंचायत के सदस्यों को रास्ते से अगवा कर लिया गया दोस्तों। और जैसे ही यह खबर सामने आती है वैसे ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और बड़े बड़े नेता घटना स्थल पर पहुंच गए दोस्तों। दरअसल नैनीताल में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला था और वोट की तैयारी ही चल रही थी, लेकिन 5 लोगों को गायब कर दिया गया दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी के 5 वोट गायब कर दिए गए और इस पूरे मामले पर आनंद फानंद में कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल ने एक्टिव होकर उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के अंदर मामला दाखिल करवा दिया दोस्तों। इसके बाद सुनवाई की गई और कोर्ट में डीएम एसएसपी से लेकर आईजी तक को वर्चुअल पेश किया गया दोस्तों। इसके बाद कोर्ट के जज ने जबरदस्त तरीके से पूरे प्रशासन को फटकार लगाई और पूछा कि कहां गए लापता सदस्य बताइए। 5-5 जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को दिन दहाड़े अगवा कर लिया जाता है भाजपा की सरकार में केवल चुनाव जीतने के लिए। तो इसके बाद प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था दोस्तों। कोर्ट इस बात से काफी नाराज नजर आया। आपको बता दें कि कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता वोट करने के लिए ही ना जाए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाने को लेकर यह पूरी साजिश रची जा रही है दोस्तों। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट की ओर से आदेश देते हुए कहा गया है कि सारे अगवा किए गए लोगों को वापस लेकर आइए और जिन्होंने ऐसा किया है उन तरीके से के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके ये सुनिश्चित करिए कि दोबारा से इलेक्शन होगा दोस्तों। यानी नैनीताल के अंदर एक बड़ी साजिश को एक्सपोज कर दिया गया है दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से राज्य भर के अंदर एक्टिव हो गई दोस्तों। ऐसे ही उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार तरीके से झंडा गाड़ दिया दोस्तों। जैसा ही खबर से नैनीताल को लेकर सामने आती है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता पहुंच गए सीधा देहरादून दोस्तों। यहाँ पर जिला पंचायत के ऑफिस में देहरादून कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता मौजूद रहे दोस्तों। सबने कहा कि यहां से जब तक नहीं हिलेंगे जब तक इलेक्शन पूरा नहीं हो जाता और कोई भी घपलेबाजी नहीं करने दी जाएगी दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दबाव में जब इलेक्शन हुआ तब जाकर कांग्रेस पार्टी ने यहां पर दोनों की दोनों सीटें जीत ली है। यानी गुविंदर कौर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी से ही उपाध्यक्ष बने हैं अभिषेक सिंह दोस्तों। यानी दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में, और वो भी सोचिए राजधानी की सीट है तो काफी ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ये प्रतिष्ठा वाली दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का सीधा मतलब यह है कि अब राजधानी देहरादून की लोकल गवर्नमेंट कांग्रेस के हाथ लग गई है दोस्तों। ये बीजेपी के लिए तगड़ा झटका अगर आप भी मानते हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश को एक्सपोज करते हुए कांग्रेस के जबरदस्त लड़ाई लड़ी है दोस्तों। और यही कांग्रेस पार्टी नई कांग्रेस राहुल गांधी की कांग्रेस है तो लिखकर जरूर बताया। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों जहां पर राहुल गांधी ने 2024 में स्पष्ट तौर पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के अंदर भी जबरदस्त तरीके से शिकस्त देंगे दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी के सारे नेता उसी पर काम कर रहे हैं दोस्तों। स्थानीय स्तर के लोगों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ऐसे में लगभग 10 लाख के आसपास लोगों को बीजेपी की योजना के कारण दिक्कत हो रही है दोस्तों। उनको अपने क्षेत्र से विस्थापन का डर सता रहा है। इसी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध मोर्चे का समर्थन किया दोस्तों। उसके बाद दक्षिण गुजरात के आदिवासी बेल्ट में पार तापी नर्मदा यानी पीटीएन नदी लिंक प्रोजेक्ट को लेकर भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों का विरोध देखने को मिला दोस्तों। लाखों की संख्या में 5 लाख के आसपास लोग मैदान में उतरकर विरोध कर रहे हैं, इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता इसमें पूरी तरीके से साथ खड़े हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो कहा है कि कार्यकर्ताओं को अब जनता के हित में लड़ाई लड़नी है, वही काम करते हुए गुजरात कांग्रेस के लोग नजर आते हैं। इससे पता चल रहा है कि पार्टी में अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है दोस्तों। आपके जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में राजस्थान के डिंडवाना में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता गजेंद्र सिंह खीसर के काफिले के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मचाया जोरदार तरीके का हुड़दंग दोस्तों। स्वास्थ्य
मंत्री गजेंद्र सिंह खीसर के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए नारेबाजी करते हुए मंत्री से खस्ताहाल सड़क के कारण नवजात की मौत के मामले को लेकर सवाल पूछा दोस्तों, जिसका जवाब देने की जगह बीजेपी के नेता कन्नी काट रहे थे, लेकिन फिर विरोध करते हुए नारेबाजी करते हुए काफिले को पूरी तरीके से घेर लिया गया दोस्तों। हालांकि बाद में पुलिस के द्वारा फोर्स का इस्तेमाल करके जैसे तैसे मंत्री को वहां से निकाला गया, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर फिर आएंगे तो फिर जोरदार विरोध किया जाएगा। हम लोग जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं और बीजेपी के नेता को जवाब देना पड़ेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी की ओर से इलेक्शन चोरी के आरोप को लगाकर देश भर में कैंडल मार्च निकाला गया दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर यह कैंडल मार्च निकल रहा है दोस्तों। हर तरीके से एक व्यापक आंदोलन देखने को मिल रहा है। हर राज्य के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक्टिव कर दिया गया है दोस्तों। यानी राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं वो इतनी जल्दी शांत नहीं होने दिया जाएगा, चाहे उसे भटकाने के लिए कितने भी बड़े मुद्दे लेकर आ जाए। लेकिन यह बात तय है कि जब तक इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से उचित जवाब नहीं दिया जाता तब तक ऐसा ही विरोध जारी रहेगा। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही तरीका है, इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को अपने विरोध को तेज रखना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एसआईआर को लेकर आखिरकार विपक्ष को सफलता मिल गई है दोस्तों। विपक्ष लगातार संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर के मुद्दे पर विरोध कर रहा था दोस्तों। कह रहा था कि एसआईआर गलत तरीके से कराया गया है। यहां तक कि राहुल गांधी ने बिहार में तथा कथित मृतक लोगों से भी मुलाकात की, उनसे चाय पीकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दावे की पोल खोल दी दोस्तों। इसके बाद अब बिहार के एसआईआर के मुद्दे को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तगड़ा झटका देते हुए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोगों ने, चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों के वोट काटे हैं। अब आप एक काम करिए, ये जो 65 लाख लोगों के आप लोगों ने वोट काटे हैं उनके नाम की एक लिस्ट बनाइए और सारी लिस्ट जनता को दीजिए, अखबारों में छपवाइए, प्रचार करवाइए और अपने वेबसाइट के ऊपर भी डालिए। और वेबसाइट पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट डालिए जो सर्च किया जा सके, कंप्यूटर के अंदर डालकर उसे एनालाइज किया जा सके। कोई फोन से खींचकर फोटो डालने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों कोर्ट ने यह आदेश जारी करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डर को और बढ़ा दिया है दोस्तों। बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोर्ट में बोल रहा था कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, नियम नहीं है ऐसा कुछ करने का, तो कोर्ट ने कहा कि आपको करना पड़ेगा और कोर्ट ने आदेश दिया है तो अब चुनाव आयोग को मानना पड़ेगा दोस्तों। यानी चुनाव आयोग इस मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर है। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईवीएम की जांच की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आंखों से देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए नतीजे बदले जा सकते हैं। अदालत ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए हरियाणा के पानीपत जिले के बुआना लाखू गांव के सरपंच के इलेक्शन को लेकर जो आंकड़े आए थे उसकी जांच की है दोस्तों। ईवीएम और अन्य रिकॉर्ड को परिसर में मंगाया गया और रिकाउंटिंग की गई और जो परिणाम घोषित हुए दोस्तों वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें कि नंबर 1 पर जिस व्यक्ति को जीतता हुआ घोषित कर दिया गया था कुलदीप सिंह को, और दूसरे नंबर पर मोहित कुमार को बताया गया था दोस्तों। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईवीएम की काउंटिंग की गई तो कुलदीप सिंह हार गए और मोहित सिंह जीत गए। यानी जिसे हारता हुआ बताया गया था वो जीत गया, जिसे जीतता हुआ बताया गया था वो हार गया और 51 वोटों का अंतर मिला दोस्तों। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने गिनती कराने से मना कर दिया था दोस्तों। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और ईवीएम अब सुप्रीम कोर्ट के सामने दोहरा व्यवहार कर रहा था दोस्तों। इससे एक बात साबित हो गई है, या तो अधिकारी ने बड़ा घपला किया है या फिर ईवीएम के अंदर कुछ बड़ा लोचा है दोस्तों। दोनों केस के अंदर चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा। ये काफी गंभीर मामला सामने आया है। अगर आप भी मानते हैं कि इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए कि देश की जनता क्यों बैलेट पेपर की डिमांड कर रही है, इसीलिए डिमांड कर रही है, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर इस मुद्दे के इर्द गिर्द एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए और चुनाव आयोग को कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए बुलाना चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राजस्थान में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर हंगामा खड़ा हो गया दोस्तों। राजस्थान के मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ध्वज को उल्टा पकड़कर लहरा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर जमकर निशाना साधा है दोस्तों। प्रतापगढ़ जिले के बीजेपी की तिरंगा रैली के दौरान राष्ट्रीय ध्वज यानी भारतीय तिरंगे को अपमानित कर रहे थे दोस्तों राजस्व मंत्री हेमंत मीणा। और अगर ये काम किसी कांग्रेस पार्टी के नेता से गलती से हो जाता दोस्तों तो अभी तक मीडिया में कार्यक्रम हो रहे होते और कई सारे प्रोग्राम करके गोदी मीडिया वाले कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही बता रहे होते दोस्तों। लेकिन अब भाजपाई मंत्री इस तरीके से देश के तिरंगे का अपमान कर रहा है तो मीडिया वालों में एक बार भी कहीं भी डिबेट नहीं हो रही है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि हेमंत मीणा से माफी मंगवानी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि तिरंगे का अपमान कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है तो लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी को ऐसी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है दोस्तों जो इससे पहले कांग्रेस पार्टी से दूरी बना रहे थे। ऐसी ही एक पार्टी है गोवा के अंदर जो पार्टी कहीं ना कहीं गोवा की राजनीति तय करती है दोस्तों। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम विजय सरदेसाई ने
राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप का समर्थन करते हुए इस आंदोलन का साथ देने की बात कही है। विजय सरदेसाई का कहना है कि इस वक्त सबको मिलकर राहुल गांधी के नेतृत्व में एक होकर भारतीय लोकतंत्र को बचाने के प्रयासों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पौत्र यानी उनके पोते सरदार इंद्रजीत सिंह पहुंचे दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हासिल कर ली। वे पहले बीजेपी में रह चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक डॉक्टर रतन लाल और लखनऊ विश्वविद्यालय के फेमस प्रोफेसर रविकांत ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है दोस्तों। दोनों राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। पार्टी में शामिल होने के बाद डॉक्टर रतन लाल ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि करते हुए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के अन्य नेताओं का धन्यवाद किया है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पवन खेड़ा और कई नेताओं ने भी उनका स्वागत किया है। ऐसे में दोस्तों धीरे धीरे करके बड़े बड़े जो लोग हैं, जो खासकर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद है दोस्तों, डॉक्टर है और पूर्व राष्ट्रपति के पोते हैं, वे कांग्रेस पार्टी की ओर रुख करके कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रुख अपना रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रति, और इससे पता चलता है कि माहौल देश में धीरे धीरे करके बदलता जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से वोट चोरो गद्दी छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई दोस्तों। इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कैंडल मार्च निकालने के लिए पूर्व जिला के अध्यक्ष श्री राम निवास निकलने वाले थे दोस्तों, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आपको बता दें कि फिरोजाबाद की पुलिस ने हाउस अरेस्ट करके उनको बाहर यात्रा निकालने से रोक दिया दोस्तों। इस पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ओर से नाराजगी जताई गई है दोस्तों। यानी ऐसा लगता है कि यूपी के अंदर जब भी कांग्रेस पार्टी को प्रोटेस्ट करने जाती है, पहले पुलिस वालों को भेज दिया जाता है दोस्तों। ये लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आप भी मानते हैं कि पहले लोगों के द्वारा जब हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन किया जाता था, तब उसे रोकने के लिए पुलिस के लोग आते थे दोस्तों, लेकिन अब तो पहले ही हिरासत में ले लिया जाता है, प्रोटेस्ट करने ही नहीं दिया जाता। ये अजीब तरीके का माहौल बनाकर रखा गया है दोस्तों, जिसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। ये लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का सीधा और कुत्सित प्रयास है। जो भी आपको लगता है लिखिएगा जरूर दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी के आईटी सेल वाले अभी भी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं दोस्तों। दरअसल सोनिया गांधी को लेकर एक झूठा आरोप लगाया गया। दावा किया गया कि सोनिया गांधी ने जब भारत की नागरिकता ली तो उससे पहले ही उनका नाम वोटर आईडी कार्ड में जोड़ दिया गया था, वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया था, जो नियमों का उल्लंघन है। इस तरीके के दावे किए गए दोस्तों। इस पर अशोक कुमार पांडे जो लेखक है, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो दस्तावेज दिया था वो फर्जी दस्तावेज निकला। सोनिया गांधी के नाम उनके भारतीय नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में डालने का दावा किया गया, लेकिन जब फैक्ट चेक किया गया दोस्तों तो पता चला कि ये जो दस्तावेज बीजेपी के लोग दिखा रहे हैं तो फर्जी है, फोटोशॉप किया हुआ है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है, जबकि 1992 में जाकर दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनी थी, यानी एनसीटी दिल्ली 1992 में बना था दोस्तों। और जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर एनसीटी दिल्ली लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट 1980 का बताया जा रहा है, जबकि दिल्ली एनसीटी दिल्ली बना ही 1992 में है दोस्तों। यानी फर्जीवाड़ा तरीके से झूठा दस्तावेज बनाकर पेश किया जा रहा है, और इसकी असली कॉपी दिखाकर लोगों ने कहा कि ये फ्रॉड एक बार फिर से भाजपाई करते हुए सोनिया गांधी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। यानी दोस्तों राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों से इतने ज्यादा बौखला गए हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को लाकर कैसे भी यहां से ईंट वहां से रोड़ा जोड़कर महल बनाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि झूठ इस बार इन लोगों का तुरंत पकड़ा जा रहा है दोस्तों, यानी पूरा प्रोपेगेंडा ही फेल हो जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपनी विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित करते हुए कहा कि आपके द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियां की गई, आपको सचेत करने के बाद भी गतिविधि आपकी ओर से बंद नहीं हुई, इससे पार्टी को काफी नुकसान हुआ। यानी समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को पार्टी से अनुशासनहीनता के आरोप लगाकर बाहर का रास्ता दिखाया है दोस्तों। पूजा पाल बार बार भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रही थी। राज्यसभा के चुनाव में भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट किया था दोस्तों। तब से ही लगातार उनको वार्निंग दी जा रही थी। एक बार फिर से उन्होंने अतीक अहमद के खिलाफ उल्टा बयान देते हुए योगी सरकार की तारीफ कर डाली दोस्तों, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। और आप लोग जानते हैं कि अतीक अहमद को कैसे गुंडों के द्वारा मारा गया था दोस्तों, और उसके बाद अतीक अहमद की हत्या का जश्न मनाया जाता है दक्षिणपंथी संगठनों के द्वारा दोस्तों। इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही एक्शन लिया है समाजवादी पार्टी ने, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक देवनारायण रजक ने समर्थकों के साथ आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली है दोस्तों। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बिहार इकाई के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने उन्हें सदस्यता दिलवाई है दोस्तों। उनके साथ मुकेश कुमार, नवल किशोर यादव, विपिन कुमार, मनोज भूषण, अशोक कुमार और धीरेन्द्र प्रसाद यादव, मनोज कुमार, रामचंद्र यादव और तमाम बड़े नेता भी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए दोस्तों। प्रदेश के प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि सदस्यता रसीद के साथ इन सभी लोगों को प्रतीक चिन्ह के रूप में गमछा और लालू यादव जी की जीवनी गोपाल
गोपालगंज टू रायसीना दी गई है और इन्हें पार्टी में शामिल करवाया गया है। एक तरीके से दोस्तों इंडिया गठबंधन की पार्टियां लगातार एक के बाद एक नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं दोस्तों, और ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके का माहौल है कि इंडिया गठबंधन को लेकर एक पॉजिटिव रिस्पांस है लोगों के बीच में, नेता समझ रहे हैं कि माहौल किसके पक्ष में है और इसीलिए इंडिया गठबंधन को ज्यादातर नेता प्रीफर कर रहे हैं, उनकी पार्टी में आना चाहते हैं, साथ में जुड़ना चाहते हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी में लगातार सिर्फ डब्बल जारी है दोस्तों। जो खबर सामने आई है उसके अनुसार सांसद अजय ने दर्ज करवाया मुकदमा तो भड़क गए विधायक गोपाल मंडल। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार के दो लाडलों के बीच में आपस में जंग छिड़ गई है। ये जंग भागलपुर के सांसद अजय मंडल बनाम भागलपुर जिला के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल के बीच की है। बीते दिनों जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने भागलपुर के सांसद अजय मंडल और जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव अपर्णा के रिश्तों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया दोस्तों, आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस बयान के बाद अब अजय मंडल ने चरित्र हनन और मानहानि का मुकदमा भागलपुर के जिला के घोघा थाने में किया है दोस्तों। सांसद अजय मंडल ने गोपाल मंडल को आपराधिक छवि वाला व्यक्ति बताते हुए कहा कि जान माल का नुकसान भी करवा सकते हैं, तो सुरक्षा की भी मांग की गई है दोस्तों। यानी जनता दल यूनाइटेड का एक सांसद दूसरा विधायक एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाते हुए एक दूसरे पर जान माल का नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगा रहा है दोस्तों। इसी से आप समझिए कि नीतीश कुमार की पार्टी में किस तरीके की तथाकथित एकता चल रही है दोस्तों। ऐसी एकता है कि एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए तैयार है। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की काउंटिंग के बाद बदले रिजल्ट को लेकर अब तेजस्वी यादव की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को इस मामले को लेकर घेरा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने मोहित कुमार के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की काउंटिंग के बाद नतीजे बदलने पर बोला कि हरियाणा के पंचायत चुनाव में ईवीएम काउंटिंग में एक बूथ में उम्मीदवार को जबरन हरा दिया गया। हारा हुआ उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वीडियोग्राफी के साथ सभी बूथों की ईवीएम की गिनती हुई तो हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया, लेकिन उसके कार्यकाल के 3 साल ईवीएम की कृपा से कोई और फर्जी सरपंच बनकर लेकर चला गया, यानी धांधली हो गई उस व्यक्ति के साथ में दोस्तों। ऐसे में बीजेपी को उन्होंने चंडीगढ़ वाला मामला भी याद दिलाया कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताया गया, बाद में कोर्ट ने फैसले को बदला। तो कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तैयारियों को लेकर भी अब सवाल तेजस्वी यादव समेत बड़े बड़े नेता उठा रहे हैं दोस्तों। और ये मुद्दा इतनी जल्दी शांत होगा नहीं, इस पर लगातार आवाजें उठती चली जाएंगी। अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, एक बड़ा आंदोलन टाइप दिखाई देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अब देश के अंदर कई सारे ऐसे मामले सामने आए दोस्तों जिससे लोकतंत्र साफ तौर पर भारत के अंदर कमजोर होता दिखाई दे रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से फिर एक बार भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर एक बयान दिया गया दोस्तों। ट्रंप कहते हैं कि 6 से 7 प्लेन भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान गिरे हैं और उन्होंने ये नहीं बताया कि प्लेन कौन से गिरे हैं, लेकिन वो दावा ऐसा कर रहे हैं दोस्तों। आगे वो कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवाया और मुझे इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, वरना यहाँ पर न्यूक्लियर युद्ध हो जाता। और भी कई दावे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन ये जो 6 से 7 विमान गिरने वाली बात बोली गई है, इस पर अब फिर देश में जारी डिबेट को और तूल मिल गया है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर एक बार फिर से ऊपर की बातें करने लगे, हवा हवाई बातें करने लगे दोस्तों। और हवा हवाई बातें करते हुए उन्होंने उल्टा चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में कि 6 से 7 सीटों पर धांधली किया गया और दावा करते हैं कि फर्जी वोट डलवाए गए। यहां तक कि दोस्तों 3 लाख से ज्यादा वोट डालने की, फर्जी वोट डालने का दावा कर रहे हैं। सोचिए, एक विपक्ष के नेता पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगा रहे हैं और ये आरोप लगाकर वो सोच रहे हैं कि इससे विपक्ष के नेता की छवि खराब होगी। अगर दोस्तों कॉमन सेंस ये कहता है कि मान लीजिए कि विपक्ष के नेता ने फर्जी वोट डलवाया भी है अपने लिए, तो फिर इसकी जिम्मेदारी तो सत्ताधारी दल के लोगों की बनती है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है और बीजेपी सरकार की बनती है। उनके पास पूरा पुलिस प्रशासन और सारी व्यवस्था है। तो विपक्ष के नेता पर जो आरोप लगा रहे हैं, उल्टा ये आरोप उनकी सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर लग रहा है। तो अब अनुराग ठाकुर को लेकर लोग जमकर मजाक उड़ा रहे हैं दोस्तों। लोग कह रहे हैं कि ये है बीजेपी के नेता जिनमें बेसिक नॉलेज नहीं है कि वो जो आरोप विपक्ष के ऊपर लगा रहे हैं, ये उल्टा आरोप उनकी सरकार के ऊपर लग रहा है। और जैसे राहुल गांधी को नोटिस देकर चुनाव आयोग कह रहा है कि सबूत और एफिडेविट साइन करके दीजिए, उस पर हम जांच करेंगे, तो अभी बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर तो और गंभीर आरोप लगा रहे हैं, 6 सीटों पर धांधली का आरोप लगा रहे हैं। तो क्या उनको कोई नोटिस चुनाव आयोग की ओर से जारी नहीं किया जाएगा? अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जिनको पता कुछ नहीं, बोलते सब कुछ है, तो लिखकर जरूर बताएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि अनुराग ठाकुर जितना बोलेंगे उतना नुकसान बीजेपी को होगा, यह बात सबको पता है।
साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पिछले 24 घंटे से विकसित भारत और विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर चर्चा चल रही है। दोस्तों ऐसे में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलेश है वो एक बार फिर से सबके सामने उजागर हो गया है। दोस्तों दरअसल भारतीय जनता पार्टी के दो नेता, दो विधायक आपस में भिड़ गए। दरअसल राजेश चौधरी और सौरभ श्रीवास्तव के बीच में झड़प हो गया। दोस्तों बोलने का समय याद दिलाने को लेकर यह बहस शुरू हो गई। हाथापाई तक मामला पहुंचने ही वाला था। अन्य विधायकों ने बीच बचाव किया। बीजेपी विधायक का झगड़ा देखकर सपा के विधायकों ने तंज कसा। दोस्तों सपा के विधायकों ने कहा कि जब ये लोग विजन पर लड़ रहे हैं तो इनका विजन क्या होगा, यानी 2047 का जो डेवलपमेंट का विजन है यही विजन है इन लोगों का आपस में हाथापाई की नौबत कर देना, बहस करना, और यही तो विकास है बीजेपी का। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का विकास कुछ इसी तरीके का दिखाई देता है जहां पर नेता एक दूसरे से ही सत्ता के संघर्ष में लगे पड़े हैं और जो जनता के असली विकास होते हैं, बिजली, पानी और सड़क, उन पर इनका कोई खास ध्यान है नहीं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के लोगों का अहंकार ही आपस में टकरा रहा है, विकास क्या करेंगे जनता का, तो लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर आज 15 अगस्त है दोस्तों। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद राहुल गांधी 17 तारीख से बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस अभियान की जानकारी कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से दिया है। दोस्तों उनके मुताबिक 17 अगस्त से बिहार के सासाराम से यह यात्रा निकलेगी। दोस्तों केसी वेणुगोपाल ने जो जानकारी दी है वो डिटेल में जानकारी है दोस्तों, यानी रोड मैप पूरा बताया गया है कि कहां कहां से यह यात्रा गुजरेगी दोस्तों। और तेजस्वी यादव समेत अन्य नेताओं को भी इन्विटेशन दिया गया है वोट अधिकार यात्रा, इसका लोगो भी जारी कर दिया गया है। देखते हैं अब 17 तारीख से किस तरीके का घमासान देखने को मिलता है दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि अब समय आ चुका है बिहार में बदलाव का, फुल फ्लेज कैंपेन चलाने का, और जितना ज्यादा एकजुट होकर कैंपेन चलाएंगे उतना ज्यादा जनता का समर्थन मिलेगा, तो लेकर जरूर बताएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों, मित्रों का। आप सभी लोगों को दोस्तों हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।